जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द डेली क्लास यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपका मॉक नंबर 2 फॉर एफकैट 1 2026। प्रीवियस मॉक में मुझे कुछ फीडबैक मिले, कुछ रिस्पॉन्सेस, और मैंने खुद से भी एनालाइज किया और इस वाले मॉक में मैंने काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करी। सो यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं अ बेटर वर्जन ऑफ मॉक, राइट। और शुरू करने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज़ डेली क्लास। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है खुद से, और लास्ट में आपको स्कोर अपना काउंट करना है और आपको कमेंट में लिखना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, राइट। और इस मॉक को मैंने डिज़ाइन किया है इन अ वे जैसे आपको सॉल्व करना चाहिए इन योर रियल एग्ज़ाम। इससे आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बचता है, कन्फ्यूज़न जो है वो नहीं होते हैं। अब मान लिया आपने कॉम्प्रहेंशन सबसे पहले उठा लिया, तब आपको कन्फ्यूज़न होगा। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो काफ़ी कम टाइम लेते हैं, जैसे सिनोनिम्स हैं, एंटोनियम्स हैं। तो इस वाले मॉक में मैंने उसी सीक्वेंस में लगाए हैं। अगर आपको वहाँ पर इस सीक्वेंस में ना मिले फिर भी आपको इसी सीक्वेंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, डोंट कॉन्डोन सच एक्ट्स विच लीड टू अनरेस्ट इन द कंट्री। क्या होना चाहिए यहाँ पर? वर्ड है आपका दैट इज कॉन्डोन। अब यहाँ पर ऑप्शंस है रिगार्ड, पनिश, अवेयर ऑफ, ओवरलुक। अटेम्प्ट करो। करेक्ट। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है दैट इज डी सही आंसर होगा, ओवरलुक। अब कॉन्डोन की मीनिंग क्या होती है? कॉन्डोन की मीनिंग ये होती है, जैसे मान लो कोई एक एक्ट है, कोई भी एक एक्शन है और वो एक्शन ना मोरली रॉन्ग है, वो मोरली इनकरेक्ट है। हर कोई उसे यही मानता है, जो मतलब थोड़ी सी सेंस जिसके अंदर है वो यही बोलेगा कि ये चीज़ काफ़ी गलत है ना। एक अच्छी सोसाइटी में ये काम नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, वो बोलेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी सी तो बात है ना। उस चीज़ को थोड़ा सा ओवरलुक कर देंगे, जैसे होता है ना पॉलिटिक्स में, ऐसा होता है कई बार। तो यहाँ पर क्या होगा, एक काम है बड़ा ही गलत सा है, मोरली रॉन्ग है, लेकिन नेताजी आते हैं कहते हैं कोई बात नहीं, छोटी सी गलती है ना। तो आप क्या करते हो, ईजिली यहाँ पर फॉरगिव कर देते हो, या फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ईजिली। आप उस चीज़ को उस ग्रेविटी के साथ, उस सीरियसनेस के साथ नहीं ट्रीट करते हो, उसे बोलते हैं कॉन्डोन करना। मतलब यहाँ पर हमारा जो सिनोनिम हो जाएगा दैट वुड बी ओवरलुक कर देना। किसी चीज़ को ओवरलुक कर देना मतलब उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, राइट। इसका मतलब हो गया हल्का सा इग्नोर कर देना, राइट। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है, अ गुड वर्क प्लेस शैल नॉट इनकरेज इनएप्टीट्यूड इवन इन अ हिडन मैनर। यहां पर जो आपका वर्ड है दैट इज इनएप्टीट्यूड। अब इनएप्टीट्यूड का क्या यहां पर सिनोनिम होना चाहिए? इनकॉम्पिटेंस, करेज, गॉसिप, रेडिकल थिंकिंग। क्या होना चाहिए? करेक्ट। यहां पर सही ऑप्शन है दैट इज ए, इनकॉम्पिटेंस। अब इन एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है लैक ऑफ स्किल। लैक ऑफ स्किल। जब स्किल यहाँ पर नहीं होती है, किसी के अंदर कोई भी काम करने की एबिलिटी नहीं होती, वो कॉम्पिटेंस नहीं होती है, तब हम बोलते हैं कि ये इनकॉम्पिटेंस है या फिर इनएप्टीट्यूड है, राइट। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका, हिज डिराइजिव बिहेवियर हैज लेड टू द सिचुएशन वी फेस नाउ। क्या होना चाहिए? डिराइजिव। अब ये डिराइजिव, मॉकरी, कंड्यूसिव, इनकरेजिंग, कॉन्टेम्पचुअस। तो यहाँ पर पहली बात जान लो, यहाँ पर डिराइजिव क्या होता है? डिराइजिव का मतलब ये होता है कि किसी को रिडिक्यूल करना, रिडिक्यूल करना, राइट। रिडिक्यूल करना, मॉक करना, मॉक करना, या फिर डिसरेस्पेक्ट करना हो सकता है, या फिर मॉक करना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? या फिर कॉन्टेम्प्ट करना, राइट। यहां पर आपका कॉन्टेम्प्ट भी हो सकता है। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? सिनोनिम क्या होना चाहिए? तो सही ऑप्शन होगा आपका डी। अब आप कहोगे ए क्यों नहीं है? उसके पीछे रीजन है।
मैंने यहाँ पर बताया कॉन्टेम्पचुअस। अब कॉन्टेम्पचुअस की मीनिंग भी यही होती है, रिडिक्यूल करना किसी को या फिर किसी को एक्चुअली मॉक करना, राइट। यहाँ पर आप बोल सकते हो एक और वर्ड होता है आपका सार्डोनिक। सार्डोनिक का मतलब ही होता है थोड़ा सा मॉकिंग, राइट, मॉकिंग इन टोन। या फिर हम बोल सकते हैं स्कॉर्नफुल। यहाँ पर एक और वर्ड होता है दैट इज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल हो सकता है। अब यहाँ पर हमने मॉक करना भी देखा, लेकिन मॉकरी क्यों नहीं है? देखो उसके पीछे रीजन है, आपका डिराइसिव जो है दैट इज एडजेक्टिव। अब ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। और मॉकरी यहाँ पर क्या है? मॉकरी यहाँ पर एक नाउन है। ये एक नाउन है। कॉन्टेम्पचुअस अगेन आपका एडजेक्टिव है। तो भाई एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि एंटोनियम और सिनोनियम्स करते टाइम एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ही रखना है। उसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपने चेंज नहीं करनी है। और कोई चीज़ नाउन है तो उसे नाउन ही रखना है। क्लियर? इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर देखो मॉकिंग होता तब सही हो जाता, लेकिन ये मॉकरी है। मॉकरी एक नाउन होता है। यहाँ पर एक और वर्ड आया है, देखो बाकी सारे थोड़े से इजी हैं। यहाँ पर आपका है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? कंड्यूसिव का मतलब होता है समथिंग विच इज़ हेल्पफुल। आप कोई काम करने जा रहे हो, वहाँ पर ये चीज़ है काफ़ी हेल्पफुल है, तो उसे बोलते हैं कंड्यूसिव। जैसे केमिस्ट्री हम देखते हैं कैटलिस्ट होते हैं, तो वो थोड़ी हेल्पफुल रहते हैं, है ना, हेल्प करते हैं आपकी रिएक्शन को थोड़ा फास्टर करने में या फिर स्लोवर करने में। उसी तरह से कंड्यूसिव होता है। कंड्यूसिव मतलब होता है कि हेल्पिंग समथिंग, है ना, कोई एक चीज़ होने जा रही है, वहाँ पर उस चीज़ में जो चीज़ हेल्पफुल है उसे बोलते हैं कंड्यूसिव। नेक्स्ट है फोर्थ। यहाँ पर हम आ चुके हैं एंटोनियम्स में। तो पहला क्वेश्चन है वॉर्स लीव बिहाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ इमेसिएटेड सोल्जर्स इन द कैंप्स ऑफ बोथ द विक्टोरियस एंड द वैंक्विश्ड। विक्टोरियस एंड द वैंक्विश्ड का मतलब है जो जीतते हैं और जो खत्म हो जाते हैं, हार जाते हैं, दोनों के कैंप्स में एक टाइप के सोल्जर्स हैं वो बचते हैं। कौन से सोल्जर्स हैं जो बचे हैं? कौन से सोल्जर्स हैं? इमेसिएटेड सोल्जर्स हैं, राइट, इमेसिएटेड। सो इमेसिएटेड सोल्जर्स। अब इमेसिएटेड का मतलब क्या होगा पहली बात तो जान लो। और आपके ऑप्शंस हैं हेफ्टी, थिन, डिसइल्यूजन्ड एंड डिटरमिन्ड। करेक्ट अपना जो है अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताता हूँ। तो इमेसिएटेड का मतलब क्या होता है? पहली बात तो इमेसिएटेड का मतलब ये होता है एक्सट्रीमली थिन, या फिर बोल सकते हैं हम वीक, या फिर हम बोल सकते हैं अंडर नरिश्ड, जिसको बहुत टाइम से खाना नहीं मिला है, नरिशमेंट नहीं मिला है, वो है अंडर नरिश्ड। और उसे हम बोल सकते हैं क्या? उसे हम बोल सकते हैं इमेसिएटेड। या फिर कई बार आप स्केलेटन बोलते हो ना, तो वो इंसान थोड़ा सा स्केलेटन टाइप में हो जाता है, राइट। स्केलेटन टाइप में वहां पर ये इंसान जो है वो दिखता है। स्केलेटल, इसकी बॉडी जो है स्केलेटल हो जाती है, इस टाइप की, राइट। तो ये हो गया। अब यहाँ पर थिन जो है वो तो नहीं होना चाहिए। डिसइल्यूजन्ड है। डिसइल्यूजन्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली होता है जो कि मेंटली थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, तो उसे बोलते हैं डिसइल्यूजन्ड। डिटरमिन्ड होता है जो मेंटली फर्म होता है, मेंटली फर्म, तो ये तो नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होना चाहिए हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब होता है आपका स्ट्रॉन्ग या फिर फैट, राइट, फैटी बोल सकते हैं, राइट। तो जो मतलब काफ़ी तगड़ा तंदुरुस्त होता है उसे बोलते हैं हेफ्टी पर्सन है, राइट, उसे बोलते हैं। और यहाँ पर इमेसिएटेड के लिए एक और वर्ड यूज हम करते हैं दैट इज गॉन्ट। कौन सा? गॉन्ट, राइट, GAUNT, ठीक है। ये भी एक वर्ड होता है दैट इज गॉन्ट, राइट। या फिर हम बोल सकते हैं अंडर नरिश्ड बोलो या फिर अंडर फेड बोलो, इसको फीड नहीं किया गया है सही से। नेक्स्ट है आपका द राइटर्स एरुडिशन इन साइंस इज रिवील्ड इन एवरी स्टेज ऑफ द बुक। तो यहां पर एरुडिशन का एंटोनियम क्या होना चाहिए? अनइनलाइटेंड, इग्नोरेंस, इंटेलिजेंस, हॉलोनेस। क्या होना चाहिए? सो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल आप सही हो, दैट इज बी, इग्नोरेंस होना चाहिए। क्यों? यहाँ पर जो एरुडेशन है, एरुडेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली होता है आपका डीप नॉलेज, राइट। तो यहाँ पर क्या है? उसकी डीप नॉलेज दिख रही है ना,
इसकी इस राइटर की डीप नॉलेज जो है वो यहाँ पर हमें दिख रही है, रिवील हो रही है इन एवरी पेज ऑफ द बुक। और यहाँ पर जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज। इसका मतलब होता है सिंपली लैक ऑफ नॉलेज। व्हेन यू डोंट हैव नॉलेज उसे कहते हैं लैक ऑफ नॉलेज। क्लियर? तो ये हो गया। अब आपका इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस तो कहीं ना कहीं सिनोनिम हो जाएगा अनइनलाइटेंड। अनइनलाइटेंड अगेन आपका क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, है ना। वर्ड जो है वो सिमिलर है, मिलता जुलता है, लेकिन ये एक्चुअली इसका जो एंटोनियम हो सकता था, कोई अनइनलाइटेंड पर्सन है तो अनइनलाइटनमेंट अगर होता तो यहाँ पर ये सही हो सकता था, लेकिन ये अनइनलाइटेंड है तो ये एडजेक्टिव है। और एरुडिशन आपका क्या है, दिस इज अ नाउन, ये आपका एक नाउन है। नेक्स्ट, इन दोज डेज मैनी मोनार्क्स एंजॉयड वास्ट ecclesiastical पावर्स। ये क्या है आपका ecclesiastical पावर्स। तो ये इस टाइप की जो मतलब बहुत पहले या फिर कुछ उन दिनों में क्या कहते हैं, मोनार्क जो थे उनके पास ecclesiastic पावर्स होती थी। अब ये ecclesiastic का मतलब यहाँ पर क्या होगा, परमानेंट, टेम्पोरल, कंटेम्प्ररी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या होगा यहाँ पर इसका एंटोनियम। तो एंटोनियम जानने के लिए आपको पहले पता होनी चाहिए ecclesiastical की मीनिंग। इसकी मीनिंग क्या होती है, देखो जब हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री की वैसे हमारी सीरीज एक चल रही है तो उसमें अभी हम वैदिक कल्चर पढ़ने वाले हैं, राइट। और हम कभी भी हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं, देखते हैं जो किंग होते थे वो कहीं ना कहीं खुद को क्लेम करते थे, कुछ टाइटल लेते थे, सूर्यवंशी, राज्यवंशी या फिर मतलब चंद्रवंशी, वो खुद को क्लेम करते थे। दे हैव बीन सेंट बाय गॉड डायरेक्टली, और उनकी यही ड्यूटी है। तो वो अपने आप को एक्चुअली यहाँ दिखाते थे कि हम जो हैं काफ़ी रिलीजियस अथॉरिटी हैं और हमको एक्चुअली राइट मिला है। यहाँ पर ये आपका रिलीजियस अथॉरिटी हो गया, ठीक है। सो ecclesiastical का मतलब है थोड़ा सा यहाँ पर रिलीजियस अथॉरिटी, या फिर आपको अगर आपने थोड़ी सी पॉलिटी वगैरह पढ़ी है तो आपको पता होगा एंशियंट ग्रीक में इस टाइप के यहाँ पर चलता था सिस्टम। वहाँ पर जो चर्च थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, है ना। और हम देखते हैं मिडाइवल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं यूरोप की, वहाँ भी चर्च जो है उसको काफ़ी पावर मिली हुई थी, है ना। चर्च को काफ़ी पावर मिली हुई थी। तो ये चर्च से या फिर रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड है, ecclesiastical पावर्स, राइट। और यहाँ पर आपका एंटोनियम क्या होना चाहिए, आप बिल्कुल सही हो, दैट इज टेम्पोरल। अब टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, टेम्पोरल का मतलब होता है कहीं ना कहीं वर्ल्डली, ठीक है, वर्ल्डली। अब वर्ल्डली क्यों, वर्ल्डली या फिर हम कह सकते हैं सेकुलर, ये होता है टेम्पोरल। अब ecclesiastical का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं इस दुनिया से अलग, इस दुनिया का नहीं है, वो तो पारलौकिक है। एक आपका हिंदी में वर्ड आता है पारलौकिक, और टेम्पोरल का मतलब होता है लौकिक, मतलब इसी लोक का। ecclesiastical का मतलब होगा दूसरे लोक का, राइट। तो इस तरीके से ये हमने वर्ड्स यहाँ पर देखे, क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ओके, सो ईडियम्स एंड फ्रेजेस, चलो ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट करना खुद से। मीनिंग ऑफ टू बेग द क्वेश्चन। टू बेग द क्वेश्चन की मीनिंग क्या होती है, टू रेज अ न्यू इशू, टू अवॉइड एन आंसर, टू एज्यूम व्हाट नीड्स टू बी प्रूव्ड, टू क्वेश्चन एन अजम्पशन। अब देखो टू बेग द क्वेश्चन, देखो क्या होता है, एक वर्ड होता है क्यूरियोसिटी, एक वर्ड होता है क्यूरियोसिटी। अब ये जो क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें यू ऑलवेज सीक आंसर्स, यू सीक आंसर्स बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आपके पास पहले से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते हो, राइट। तो आप आंसर सीक करते हो, सबसे क्वेश्चन आंसर पूछते हो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कह रहे हैं टू बेग द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये जो इंसान है, ये जो यहाँ पर इंसान है, ठीक है, ये पहले से एक चीज़ है उसको मान के बैठा है कि ये तो भाई सच है और इसको मैं सच ही मानूंगा, है ना। ये एक चीज़ मान के बैठा है किसी एक चीज़ को, और वो चीज़ अभी प्रूव नहीं हुई है, राइट। मान लो ये इंसान जो है, इसका नाम कुछ भी रख लो, ठीक है, इसका नाम राहुल है, और ये रहता है 12th सेंचुरी में, ठीक है, 12th CE में। और इसने मान लिया है कि जो सन है वो आसपास घूमता है, किसके, ये आसपास घूमता है सन अर्थ के, राइट।
अब ये कहता है कि मैं तो ये चीज़ मानता हूँ, अब तुम लोग बताओ कि क्यों नहीं, मैं इसको मतलब इसको चैलेंज करना है, ठीक है। तो ये तो पहले से मान के बैठा है कि सन जो है वो आसपास घूमता है अर्थ के। जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ एकदम निगेटिव ही हो, यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है दैट इज़ निगेटिव, या फिर कोई चीज़ पॉजिटिव भी हो सकती है। वो चीज़ अभी प्रूव नहीं हुई है, हो सकता है बाद में वो सच निकले, लेकिन कुल मिला के ये है कि वो चीज़ अभी प्रूव नहीं हुई है, राइट, प्रूव नहीं हुई है, और ये जो इंसान है उसको सच मान के बैठा है, राइट। सो टू अज्यूम व्हाट नीड्स टू बी प्रूव्ड, मतलब वो चीज़ अभी प्रूव करना बाकी है, हमें प्रूव करना बाकी है, और उससे पहले ये इंसान इसको सच मान के बैठ गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, मीनिंग ऑफ टू ड्रॉ अ रेड हेयरिंग। टू ड्रॉ अ रेड हेयरिंग, इसका मतलब क्या होता है, सोचो जरा। इसका देखो मतलब, टू इंट्रोड्यूस अ मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट, टू एम्फेसिस अ माइनर इशू, टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट, टू सपोर्ट अ वीक क्लेम। तो देखो बात यह है, यहाँ पर क्या है, एक टाइप का एक जीडी चल रहा है, ठीक है, आपका एसएसबी का जीडी चल रहा है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, कई लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक जो इंसान है, ठीक है, इसका नाम है मान लिया सुमित, ठीक है। अब ये सुमित क्या करता है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक्चुअली एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ये जो राहुल है, ठीक है, इसको काउंटर कर देता है, क्योंकि ये पहले से सीख चुका है हर एक चीज़ अच्छे से, क्योंकि ये पहले भी इसको मतलब चैलेंज मिल चुका है, राइट। तो इसने सीख लिया है अब, तो ये इसको काउंटर कर देता है। तो ये जो सुमित है, ठीक है, तो यहाँ पर एक और लेके आएगा आर्गुमेंट, वो थोड़ा सा मिसलीडिंग होगा, इस टाइप का लेके आएगा। उस वो एक्चुअली चाहता है कि यहाँ पर क्या किया जाए, थोड़ा सा ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए जिससे मेरी जो बात है वो रह जाए, ठीक है, और मेरे को गलत भी साबित ना करें ये लोग। तो इस टाइप का यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसलीड करने की कोशिश करता है। या फिर हमारे नेताजी हैं, अब इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है करप्शन से रिलेटेड, और ये कहते हैं देशभक्ति पैट्रोटिज्म, राइट। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, मतलब यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहे हैं रेड हेयरिंग, यहाँ पर ये मिसलीड करना चाह रहे हैं, अपना जो आर्गुमेंट है वो यहाँ पर मिसलीडिंग आर्गुमेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने। क्लियर, ये होता है। और यहीं से इसी से रिलेटेड एक दो टर्म्स हैं, ठीक है, ये देख लो। जैसे यहाँ पर एक टर्म होता है दैट इज एड, ये ऐड एक में ही होता है, इतनी दूर नहीं लिखना है, राइट। मेरा एक्चुअली पेन टैब जो है काफ़ी छोटा है, सो लिखने में प्रॉब्लम होती है। सो यहाँ पर एड होमिनम, क्या है, एड होमिनम। अब ये एड होमिनम का मतलब क्या होता है, ये जो होता है ना, कई बार क्या होता है कि कोई एक इंसान है, वो यहाँ पर एक पोजीशन पे बैठा हुआ है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हुआ है, या फिर किसी भी एक्चुअली कोई भी इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मान लिया ये हमारे यहाँ का मतलब एमएलए है, ठीक है, एमएलए है। मान लिया इसने जो एमएलए वाला जो काम है वो यहाँ पर ठीक नहीं कर रहा है, जो इसको करना चाहिए वो ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन यहीं पर दूसरी पार्टी के एक हैं, वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली इसके काम को अटैक करने के बजाय वो इसके ऊपर पर्सनली अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर्सनल एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं, राइट। तो उसे बोलते हैं यहाँ पर एड होमिनम, राइट, तो उसे बोलते हैं एड होमिनम। क्लियर, चलो नेक्स्ट, अब हम करेंगे होमोनियम्स। अब ये आपका थोड़ा नए तरीके से होमोनियम डिज़ाइन किया गया है, जिस टाइप से आपके सीडीएस या फिर एनडीए में पूछे गए थे कुछ टाइम पहले। यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स जानने को मिलेंगे। पहला है लेजन, दूसरा है लीजन, तीसरा है लेसन। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर हमें फिल करना है। द स्कैन रिवील्ड अ सीरियस डैश इन द टिश्यू, ही कमांडेड अ डैश ऑफ लॉयल सपोर्टर्स, द एपिसोड बिकेम एन इंड्यूरिंग डैश फॉर पॉलिसी मेकर्स। अब पॉलिसी मेकर्स क्या करेंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ इनको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ थर्ड वाले में एक्चुअली लेसन आना चाहिए, राइट, थर्ड वाले में लेसन आना चाहिए। सो द एपिसोड बिकेम एन एंड्यूरिंग लेसन फॉर पॉलिसी मेकर्स। तो यहाँ पर हम इन दो को तो कैंसिल आउट कर देंगे, लास्ट में हमारा लेसन आना चाहिए, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या होता है, अब आपने मेडिकल में स्टडीज़ तो नहीं करी हैं, राइट, लेकिन एक्चुअली होता ये है, ये जो लेसन वर्ड होता है, ये जो वर्ड होता है क्या होता है एक्चुअली, LESION। ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कोई टिश्यू होता है ना,
वो जब डैमेज हो जाता है, कहते हैं ना कि इसके जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो चुके हैं, तो डैमेज्ड टिश्यूज़ जो होते हैं उन्हें बोलते हैं डैमेज्ड टिश्यू, एक्चुअली जो होता है उसे बोलते हैं लेसन मेडिकल लैंग्वेज में, राइट। और आपका लीजन जो होता है, लीजन का मतलब सिंपली होता है एक लार्ज ग्रुप, ठीक है। लीजन, लीजन ऑफ सपोर्टर्स, राइट, लीजन ऑफ लॉयल सपोर्टर्स। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेट अस सी। पहला है वन हु इज वायलेंटली अपोज्ड टू एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस। क्या होना चाहिए सही ऑप्शन? कंजर्वेटिव, आइकोनोक्लास्ट, कन्फर्मिस्ट या ट्रेडिशनलिस्ट। तो यहाँ पर क्या है, एक इंसान है जो कि इस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, उनको चैलेंज करता है, वायलेंटली चैलेंज करता है। मान लिया आपने गैलीलियो भाई साहब हैं, ठीक है, गैलीलियो हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं मानता यहाँ पर कि यहाँ पर सूर्य जो है वो चक्कर लगाता है, ठीक है, मैं तो ये नहीं मानूंगा। अब ये एक इस्टेब्लिश्ड बिलीफ है, एक ट्रेडिशन है, ठीक है, इसके लिए बाद में उन्हें चर्च से पनिशमेंट भी मिलती है, लेकिन नहीं, वो नहीं मानेंगे। मतलब वो क्या है, वो एक आइकोनोक्लास्ट है, राइट, वो एक आइकोनोक्लास्ट है जो कि मतलब वायलेंटली अपोज करते हैं इस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स और ट्रेडिशंस को। कंजर्वेटिव तो वो होता है जो प्रिजर्व करना चाहता है, राइट, जो प्रिजर्व करना चाहता है ट्रेडिशंस को, जो कहता है कि ठीक है जो चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है, उन्हें ही चलते रहना दीजिए, ठीक है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं चाहिए। कन्फर्मिस्ट कौन होता है? कन्फर्मिस्ट वो होता है जो फॉलो करता है ट्रेडिशन को, है ना, ये मतलब यहाँ पर हर एक चीज़ को कंफर्म कर देता है। इससे बोला गया कि ये चीज़ करनी है तो बोलेगा ठीक है, सही तो है, यहाँ पे दिक्कत क्या है, कोई बात दिक्कत नहीं है ना। सो फॉलोज ट्रेडिशंस, फॉलो ट्रेडिशंस या फॉलोज हम कह सकते हैं, राइट। और ट्रेडिशनलिस्ट ये भी आपका वही हो जाएगा, प्रिजर्व करता है ट्रेडिशन को, सपोर्ट करता है ट्रेडिशंस को, राइट, यहाँ पर ये सपोर्ट करता है। तो ये चीज़ हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आइकोनोक्लास्ट, राइट। नेक्स्ट वन हु डिमांड्स रिजिड डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट कन्फॉर्मिटी टू रूल्स। अब ये इंसान जो है ना, ये कहता है जो भी रूल्स हैं, जो भी डिसिप्लिन है, ठीक है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ऐसी ये डिमांड रखता है। तो ये कौन है? काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि रिजिड डिसिप्लिनैरियन है, ठीक है, एक वर्ड होता है आपका डिसिप्लिनैरियन, क्या होगा? DIS, ठीक है, डिसिप्लिनैरियन। और ये काफ़ी रिजिड है, ठीक है, काफ़ी रिजिड इंसान है, डिसिप्लिनैरियन, राइट। तो इसे बोलते हैं मार्टिनेंट, ठीक है, ये जो मार्टिन है, ये मार्टिनेंट है, ठीक है, मतलब मार्टिन तो मैंने ऐसे ही बोला, मार्टिनेंट जो है, ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा मिलिट्री स्टाइल में एक्चुअली हर एक चीज़ को फॉलो करना चाहता है, ठीक है, डिसिप्लिन वगैरह। जैसे मान लो एक हिटलर है, ठीक है, वो कहता है हर एक चीज़ एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। या फिर यहाँ पर आपके आज के टाइम पर किम जोंग उन है ना, किम जोंग उन, क्या है ये, यही नाम है ना, स्पेलिंग गलत हो जाए, अगर कोई फ़ैन हो इनका तो मुझे माफ़ करना, राइट। तो यहाँ पर है मार्टिनेंट, राइट, वो जो मतलब स्ट्रिक्ट रिजिड डिसिप्लिनैरियन है, राइट। चलो एरर की बात कर लेते हैं। अब 2 क्वेश्चन है आपके सामने, एरर बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टुडे इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिस्टम्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ पुअर फार्मर्स। नो एरर। क्या होना चाहिए बताओ, इसमें क्या एरर है? देखो ये बड़ा ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है। एरर में वही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है जिसमें कोई एरर नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो माइंड है दैट इज़ कंडीशन टू फाइंड आउट एरर्स, ठीक है, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं एरर मिली कैसे नहीं, मिलनी चाहिए, है ना, ढूंढ के रहूँगा। लेकिन ऐसा मत करना, अगर आपको एरर नहीं मिलती है, ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा क्यों लेके आया हूँ, मतलब नो एरर वाला, वो इसलिए क्योंकि यार ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। कई बार जब एरर नहीं मिलती है ना, तो ज़्यादा ओवर थिंक मत किया करो। इतना भी आपके अंदर जो है करेज होना चाहिए, राइट, कि हम क्या करें, नो एरर वाला भी मार्क कर सकें, है ना, इतनी मतलब वो करेज होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट 13, माइग्रेटिंग एलिफेंट हर्ड्स अपीयर लाइक वेस्ट बंगाल सो मच दैट दे स्पेंड मोर टाइम हेयर देन इन नेबरिंग स्टेट्स फ्रॉम वेयर दे क्रॉस ओवर। यहाँ पर एरर है, ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। अब बताओ किस में होगी? सही है, बिल्कुल सही है। कहाँ एरर है? एरर है पार्ट ए में। पार्ट ए में एरर क्यों है?
क्योंकि यहाँ पर आपकी दो वर्ब्स आई हैं, अपीयर आई है, लाइक आई है। अब दोनों को आपने सिंपली यहाँ पर यूज़ कर लिया है। यहाँ पर आपको एक्चुअली करना चाहिए, यहाँ पर इन्फिनिटिव बनाना चाहिए। अपीयर टू लाइक होना चाहिए, या फिर अपीयर लाइकिंग होना चाहिए, या फिर जरंड बना दो, राइट। सो अपीयर टू लाइक या फिर अपीयर लाइकिंग करो। ही सीम्स टू लाइक हिम, है ना। मतलब अगर इस टाइप के हम कोई भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारे सामने एनोलॉजी, राइट। एनोलॉजी आई है। सो लॉयन है, उसका तो प्राइड होता है, लॉयन का प्राइड होता है, लॉयन रहता भी प्राइड से है ना। वैसे ये ग्रुप है, ठीक है। लॉयन का जो ग्रुप होता है उसे हम प्राइड बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये जो ग्रुप हैं, ये जो नाम हम रखते हैं ना सोसाइटी में एक चीज़ों के, वो हमारी जो ऑब्जर्वेशंस होती है, जो हमारा परसेप्शन होता है, या फिर ट्रेडिशनल बिलीफ रहा है, उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हम रखते हैं, है ना। जैसे लॉयन को हम एसोसिएट करते हैं प्राइड से, तो उनके ग्रुप को हमने क्या बोल दिया, प्राइड। क्रो को आप किस चीज़ से एसोसिएट करते हो, बताओ ज़रा। घर में होता है, कई बार कहते हैं कि मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा क्रो दिख जाए ना, कौवे दिख जाए, तो बोलते हैं यहाँ पर कोई मर गया है, लग रहा है कोई मर गया है। या फिर कोई जब मरता है, ठीक है, तो वहाँ पर कहते हैं कि अब कौवे आएंगे, ठीक है, क्रो जो है। और यहाँ पर श्राद्ध वगैरह होती है तो कहते हैं मतलब कौवों को खाना खिलाओ। तो इनका रोल काफ़ी ज़्यादा हम कहते हैं कि यार मर्डर से रिलेटेड है क्रो का, है ना। तो इनका जो ग्रुप है उसको भी मर्डर कहते हैं। सोचो, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, तो इनके ग्रुप को एक्चुअली मर्डर कहते हैं, ठीक है, क्रो के। और ये जो फ्लॉक है, ठीक है, फ्लॉक, ये एक्चुअली जो बर्ड्स होती हैं उनके उसको कहते हैं, ठीक है। जनरली जो जनरल बर्ड्स होती हैं उनके कहते हैं, लेकिन क्रो का यहाँ पर डिफरेंट है। पैक, अब पैक किसका होता है भाई? पैक होता है देखो भेड़ियों का, ठीक है, वॉल्व्स का होता है, या फिर कह सकते हैं डॉग्स का भी पैक होता है, ठीक है, डॉग्स का भी पैक होता है। हर्ड किसका होता है? हर्ड होता है आपका कैटल का, ठीक है, हर्ड होता है आपका कैटल का, या फिर एलिफेंट का भी हर्ड होता है, ठीक है। तो ये भी वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 15, काफ, काऊ, कब, डैश। अब कब क्या होता है, ठीक है, काफ तो काऊ का बच्चा होता है, ठीक है। तो यंग पहले है, फिर बाद में एडल्ट है, फिर यहाँ पर यंग है कब। अब कब किसका बच्चा होता है? फॉक्स का, बियर का, डियर का, या फिर गोट का। तो सही आपका आंसर है दैट इज बियर, ठीक है। बियर का जो बच्चा होता है वो कब होता है। फॉक्स का जो बच्चा होता है उसे एक्चुअली हम किट कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? किट, ठीक है। और यहाँ पर डियर का जो बच्चा होता है वो क्या होता है? वो आपका फॉन होता है, फॉन, राइट। और गोट का जो बच्चा होता है वो किड होता है, ठीक है, किड। तो हमारे भी बच्चे किड होते हैं, तो फिर ये भी किड होता है, राइट। तो ये यहाँ पर हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट। अब बात आ गई सेंटेंस कंप्लीशन की। अब ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम से रिलेवेंट सेंटेंस कंप्लीशन है, काफ़ी इजी है। ही इज डिलीजेंट, देयरफॉर ही विल नॉट सक्सीड, ही कैन नॉट सक्सीड, ही विल सक्सीड, ही सक्सीड। अब वो डिलीजेंट है। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? डिलीजेंट का मतलब होता है समवन हु इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट बोलो, हार्ड वर्किंग बोलो, है ना। तो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं, राइट। ये होते हैं आपका परसिस्टेंट या फिर हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। अब कोई अगर डिलीजेंट है, हार्ड वर्किंग है, परसिस्टेंट है, तो क्या होगा? देयरफॉर, इसलिए वो सक्सीड नहीं करेगा। नहीं भाई, इसलिए वो सक्सीड करेगा और फ्यूचर में करेगा। आज अगर वो डिलीजेंट है तो कल सक्सीड करेगा, ऐसा थोड़ी कि आज ही कर जाएगा। चलो नेक्स्ट वन, 17 क्या है? अ बॉम्ब वेंट ऑफ इन द सिटी सेंटर बट फॉर्चुनेटली। क्या हुआ? अब यहाँ पर वेंट ऑफ का मतलब क्या होता है? वेंट ऑफ का मतलब होता है सिंपली एक्सप्लोड कर जाना, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली मतलब है इससे, वेंट ऑफ का मतलब है एक्सप्लोड कर गया, राइट। सो एक्सप्लोड कर गया। अगर एक्सप्लोड कर गया सिटी सेंटर में, लेकिन फॉर्चुनेटली, अब फॉर्चुनेट बात क्या होगी कि कुछ लोग हर्ट हो गए, या कोई हर्ट हो गया, या फिर कोई हर्ट नहीं हुआ, या फिर सब हर्ट हो गए। तो फॉर्चुनेट यार, सबसे अच्छी बात तो यही रहेगी कि कोई भी हर्ट ना हो, नो बडी वॉज हर्ट, है ना। ये इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको ये जो सेंटेंस कंप्लीशन है, राइट, वैसे तो मैंने एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है सेंटेंस कंप्लीशन पर, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि इतने ही ईजी हर बार नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये जो लास्ट वाले जो होते हैं ना, इन पर ध्यान दिया करो।
यहाँ पर आपसे रिजल्ट पूछा है, यहाँ पर आपकी जो टोन है, ठीक है, यहाँ पर देखो टोन है, टोन आपकी एकदम चेंज हो जा रही है, तो टोन के अकॉर्डिंग आपको जाना होगा, राइट। तो इन वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब इसका PQRS का भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, और S1 S6 का भी अवेलेबल है, ठीक है, देख लेना। वैसे फिर से आएंगे फॉर CDS एंड NDA, विल सी। तो अभी है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या होना चाहिए? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल peasants often took dash part in revolts against taxes and food scarcity, but they lacked the means and programs and the vision to carry out a full-scale revolution. क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको कि ऑप्शंस नहीं देखने हैं। विदाउट लुकिंग एट ऑप्शंस यू हैव टू अरेंज बाय योरसेल्फ, और उसके बाद में आपको ऑप्शंस देखने हैं, और यहाँ पर मिनी पेयर बनाने की कोशिश किया करो, दैट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। बाकी एलिमिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने उसमें एक्चुअली, मैं कोई भी टॉपिक बताता हूँ वहाँ की उसके तरीके पहले एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले कोई ना कोई थ्योरेटिकल पार्ट जरूर बताता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करके आप थोड़ा सा अपने काम को ईजी से ईजियर बना सकते हो, है ना। कुछ चीज़ें होती हैं ईजी होती हैं, लेकिन आप और ईजियर कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे पी से स्टार्ट हो सकता है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पीजेंट्स ऑफन टुक, तो ये हो सकता है ऑफन टुक। अब टुक क्या होगा? टुक पार्ट इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। हाँ, ऐसा तो लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना। तो आपका ये होना चाहिए फूड स्कार्सिटी, बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स एंड द विजन टू कैरी आउट अ फुल स्केल रिवोल्यूशन। ये तो बड़ा ही सिंपल सा लग रहा है पहला वाला ही होना चाहिए। क्या लगता है? हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी मुझे मिनी पेयर मिल गया था, मिनी पेयर इन टर्म्स ऑफ PQ में मुझे मिनी पेयर वैसे मिल गया था, राइट। आप ध्यान से देखो तो। और इनको करने के बाद लास्ट चीज़ होती है दैट इज़ रीड। एक बार रीड जरूर करना लास्ट में, ठीक है। जो भी आपने बना के यहाँ पर रखा है, ठीक है, उसको रीड जरूर करना। नेक्स्ट है 19. The colonial government, now seeing that the mounting tension was heading towards a crisis, wisely decided to change its policy and announced reforms. क्या ये भी सही वही होगा क्या? पढ़ो जरा। The colonial government, now seeing that the mounting tension was heading towards a crisis, wisely decided to change its policy and announced reforms. तो ये आपका जो A है वही हो जाएगा, ठीक है। PQRS जो है that is the correct option. Next. In Western India, the Sarvajanik Sabha was formed in 1870 to give voice to the demands and needs of the people, and all classes of people were its members. क्या होना चाहिए? डेफिनेटली यहाँ पर भी आपका जो PQRS है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा वॉज फॉर्म्ड, तो आपका PQ तो डेफिनेटली आएगा। PQ आपका कहाँ पर है? यहाँ पर था, और कहाँ पर था, और यहाँ पर भी था। तो R से स्टार्ट हो नहीं सकता, टू द डिमांड्स, तो ये आपका गलत हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये वीडियो मैंने, या ये देखो आपका नया एक सिलेबस है दैट हैज़ बीन एडेड, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर एक्चुअली लास्ट वाले में जैसे मुझसे बोला गया था कि यहाँ पर सिंपली बोल देना है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एक्चुअली हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भी हमारे फीडबैक का ही पार्ट था, ठीक है। वैसे मैंने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एक्चुअली करना है, नॉट सिंप्लेक्स, राइट। सिंपल, ठीक है, सिंपल। जो 21 है, ऑल दो द पॉलिसी वॉज वेल इंटेंशनड इट फेल्ड टू डिलीवर रिजल्ट्स। इसका भी डेडिकेटेड वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है चैनल पर, देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है तो। सो ऑल दो द पॉलिसी वॉज वेल इंटेंशनड इट फेल्ड टू डिलीवर रिजल्ट्स। अब मैंने आपको बताया था ऑल दो वाले जो होते हैं उनको आप डिस्पाइट में चेंज करते हो। तो आपका ऑप्शन जो है दैट वुड बी ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द पॉलिसी फेल्ड टू डिलीवर रिजल्ट्स। तो ये आपने करना है। और बाकी जो है टिप्स एंड ट्रिक्स वो सारी डिटेल में पहले बता रखी हैं, और यहाँ भी प्रैक्टिस हमने करी है, 50 क्वेश्चंस हमने किए हैं। लेकिन उससे पहले एक्चुअली मैंने आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, जो रूल्स होते हैं यहाँ के, ठीक है, वो भी समझाए हुए हैं,
ठीक है, तो देख लेना। नेक्स्ट है बिकॉज द एविडेंस वॉज इनसफिशिएंट द कंक्लूजन रिमेन्ड टेंटेटिव। अब बिकॉज वाले को मैंने बताया था, बिकॉज ऑफ में कर सकते हो या ओइंग टू में कर सकते हो। तो ओइंग टू वाला आपको एक दिख रहा है, क्या है? ओइंग टू इनसफिशिएंट एविडेंस द कंक्लूजन रिमेन्ड टेंटेटिव, राइट। ये जो कंक्लूजन है वो अभी भी यहाँ पर टेंटेटिव रह जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका क्लोज टेस्ट। अब ये क्लोज टेस्ट, इसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, देख लेना, ठीक है, कि क्लोज टेस्ट कैसे करते हैं, जरूरी है। सो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद restraint. When power is used as accountability, it breeds distrust rather than compliance. Such practices often arise from decision making instead of careful assessment. Over time, this weakens institutional credibility and makes corrective measures appear rather than stabilizing, thereby discouraging adherence to norms. बताओ, अब यहाँ पर पहले आपने टोन समझनी होती है, कंप्लीट टोन, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। टोन अगर आप समझ जाते हो उसके बाद आप उसी टाइप के जो वर्ड्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर पाते हो। तो पहला है व्हेन पावर इज यूज्ड डैश अकाउंटेबिलिटी इट ब्रीड्स डिस्ट्रस्ट रादर देन कंप्लायंस। मतलब पावर यहाँ पर अगर इस तरीके से आपकी यूज होती है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, और अकाउंटेबिलिटी आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो आपका अकाउंटेबिलिटी के बिना ही तो हो रहा होगा। तो यहाँ पर हमें विदाउट बोलना चाहिए, है ना, विदाउट। यहाँ पर 23 में विदाउट होना चाहिए। व्हेन पावर इज यूज्ड विदाउट अकाउंटेबिलिटी इट ब्रीड्स डिस्ट्रस्ट रादर देन कंप्लायंस। नेक्स्ट है सच प्रैक्टिसेस ऑफन राइज फ्रॉम डिसीजन मेकिंग इंस्टेड ऑफ केयरफुल असेसमेंट। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक्चुअली अराइज होती हैं, यहाँ पर निकल के आती हैं इंस्टेड ऑफ केयरफुल। यहाँ पर मतलब कोई ना कोई निगेटिव वर्ड आना चाहिए। केयरफुल असेसमेंट के बजाय एक्चुअली यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत काम होता है, उसकी वजह से ऐसी प्रैक्टिसेस निकल के आती हैं। तो क्या है, इम्पल्सिव है, स्ट्रेटजिक है, इन्फॉर्म्ड है या फिर कॉशियस। अब ये सारे आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग होती है, वो होती है ना बिना सोचे समझे बड़ा ही जल्दी से बस डिसीजन अपना ले लेना, है ना, उसे कहते हैं इम्पल्सिव हो जाना। जब बिना सोचे समझे काम किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ओवर टाइम दिस वीकेंस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी एंड मेक्स करेक्टिव मेजर्स अपीयर डैश रादर देन स्टेबलाइजिंग, देयरबाय डिस्करेजिंग एडहेरेंस टू डैश नॉर्म्स। सो ओवर टाइम दिस वीकेंस, एक्चुअली ये वीक कर देता है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी को और मेक करता है, क्या कर देता है, करेक्टिव मेजर्स अपीयर। करेक्टिव मेजर्स हमें लगते हैं जैसे डिसरप्टिव हो रहे हैं, राइट, rather than stabilizing and thereby discouraging adherence to dash norms। किस टाइप के नॉर्म्स निकल के आते हैं बाद में, डिस्करेजिंग एडहेरेंस टू एथिकल नॉर्म्स। अच्छा, जो एथिकल नॉर्म्स होते हैं उनके एक्चुअली उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ऐसा हमें लगता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, और यहाँ पर फिर से मैं बताऊंगा कॉम्प्रिहेंशन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, उसके बाद आप पढ़ते हो किसको, यहाँ पर पैसेज को, राइट। सो पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं अपने। 4 क्वेश्चंस हैं हमारे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज हिस्टोरियंस मे रीच डिफरेंट कंक्लूजन्स प्राइमरली बिकॉज। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हिस्टोरियंस जो है डिफरेंट कंक्लूजन्स पे पहुंच जाते हैं, क्यों, ठीक है, इसका रीजन पूछा है। दूसरा, द पैसेज सजेस्ट्स दैट डाइवर्सिटी इन हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, सो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी होती है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन में वो क्यों आती है, ठीक है, इसके पीछे रीजन पूछा है। जो डाइवर्सिटी एक्चुअली आती है वो क्या करती है, ठीक है, वो क्या करती है हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन में, उसका रिजल्ट क्या होता है। नेक्स्ट है द वर्ड फ्रेमवर्क इन द पैसेज मोस्ट नियरली मीन्स। तो जो वर्ड है फ्रेमवर्क, इसकी मीनिंग पूछी है। नेक्स्ट है ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मल्टीपल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये आपका टोन पूछा है। वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया है, लेकिन हमसे एक्चुअली यहाँ पर टोन पूछा है कि टोन क्या है, है ना, टोन ही तो पूछा है, तो बस वही बताना है। तो टोन हम तो लास्ट में समझ जाते हैं जब पूरा रीड करते हैं, राइट। चलो तो देखते हैं। So,
कॉम्प्रिहेंशन है आपका, हिस्टोरिकल एनालिसिस इज नॉट मेयरली द एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज. Scholars may rely on different data yet arrive at different conclusions because the questions they ask and the assumptions they hold differ. तो यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि यहाँ पर जो यहाँ पर कंक्लूजन है वो अलग अलग क्यों होते हैं. क्यों होते हैं? हिस्टोरिकल डेटा इज ऑफन अनरिलायबल, या फिर हम कह सकते हैं, या फिर हम बोलें एविडेंस इज फ्रीक्वेंटली इनकम्प्लीट, या फिर स्कॉलर्स ऑपरेट विद इन डिफरेंट फ्रेमवर्क्स ऑफ आइडियाज, या फिर ऑब्जेक्टिविटी इज इम्पॉसिबल इन हिस्टोरिकल स्टडीज. तो हमें जाना है यहाँ पर, हो सकता है. अब यहाँ पर देखो अगेन पैसेज में मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी अपना एक्चुअली ज्ञान जो है वो अप्लाई नहीं करना होता है. ठीक है, अब कुछ लोगों को लग सकता है, जिनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो कह सकते हैं कि हाँ डी जो है वो सही हो सकता है, राइट. या फिर हिस्टोरिकल डेटा इज ऑफन अनरिलायबल. हाँ सही बात है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट बुक हैं जिन पर हम कम्प्लीटली रिलाय नहीं कर सकते, है ना. एविडेंसेस जो होते हैं वो काफ़ी इनकम्प्लीट होते हैं. इसकी ये भी एक वजह होती है. लेकिन पैसेज में क्या बोला गया है, ध्यान से ये वाली लाइन देखनी है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज. अब ये लाइन आपकी हर जगह नहीं लिखी होगी, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको रहना है, राइट. सो यहाँ पर आपको दिया गया है स्कॉलर्स ऑपरेट विद इन डिफरेंट फ्रेमवर्क्स ऑफ आइडियाज, यही तो बोला है. अब यहाँ पर अगर आप पहुँचोगे, इसे पढ़ोगे, इंटरप्रिटेशन क्या लिखा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज़. यहाँ पर बहुत सारे एक्चुअली फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिनमें एक्चुअली इंटरप्रिटेशन वेरी करती है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेज सजेस्ट्स दैट डाइवर्सिटी इन हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन. जो डाइवर्सिटी आपकी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन में हो रही है, ये क्यों हो रही है, मतलब इससे क्या हो रहा है, इससे एक्चुअली क्या हो रहा है. इट वीकन्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग, रिजल्ट्स फ्रॉम फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज, रिफ्लेक्ट्स इन डिफरेंसेस इन एनालिटिकल फोकस, इंडिकेट्स बायस अमंग हिस्टोरियंस. अब क्या हमें बायस वगैरह की बात की गई है? तो आपका ऑप्शन जो है दैट इज सी, रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंसेस इन एनालिटिकल फोकस. हमने यहाँ पर देखा, आगे बढ़ेंगे. दिस डाइवर्सिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन रिफ्लेक्ट्स वेरिएशंस इन एनालिटिकल प्रायोरिटीज रादर देन इनएक्यूरेसीज इन एविडेंस. मतलब एविडेंस में इनएक्यूरेसी से ज़्यादा यहाँ पर जो इंटरप्रिटेशन है ना, यहाँ पर एनालिटिकल प्रायोरिटीज़ जो होती हैं या सबकी अलग अलग टाइप की, वहाँ पर एक्चुअली उसकी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं. नेक्स्ट है द वर्ड फ्रेमवर्क. अब फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क का सिंपली मतलब ये होता है, ठीक है, ये तो मीनिंग ही पूछी है, इसकी मीनिंग होती है कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर एक होता है ना, आइडियाज़ का एक स्ट्रक्चर है, उसके अंतर्गत इनको बात करनी है. नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स मल्टीपल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. डिसमिसिव है, स्केप्टिकल है, या फिर बैलेंस्ड है, या क्रिटिकल है. किस टाइप की टोन है यहाँ पर? किस टाइप की टोन है? तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं ये जो टोन है दैट इज़ बैलेंस्ड. ठीक है, इसको फिर से आप रीड करोगे तो आपको मिलेगा दैट टोन इज़ बैलेंस्ड, राइट. सो ये था हमारा कंप्लीट मॉक. अब आपने क्या करना है, आपने अगर साथ साथ में मेरे आपने सॉल्व किया है तो आपको स्कोर आपका पता होगा. ठीक है, स्कोर आपको पता होगा, और इस स्कोर को मुझे आपने बताना है कमेंट बॉक्स में. और कोई भी अगर सजेशन आपको लगता है, यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत है, कोई आपका डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में डेफिनेटली लिख के बताइएगा, राइट. और PDF अगेन आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. और ये है नंबर दैट इज़ 9264922851. अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी सजेशन है तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट. और मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.